बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लोरेसेंट एंजाइम इम्यूनो एसे के बारे में। जब भी हम इम्यूनो एसे की बात करते हैं तो आपके माइंड में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि एसे का मतलब होता है कोई ना कोई टेक्निक, और इम्यूनो एसे का मतलब एक ऐसी बायो एनालिटिकल टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट एनालाइट्स की कंसनट्रेशन को मेजर करते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लें। इम्यूनो एसे जो है एक बायो एनालिटिकल टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग सोल्यूशन के अंदर एनालाइट की कंसनट्रेशन को मेजर करते हैं। वो एनालाइट जो है वो स्मॉल भी हो सकता है, वो एनालाइट जो है वो लार्ज भी हो सकता है, वो कोई मैक्रो मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग मेजर किस तरह से करते हैं, हम यूज़ करते हैं इम्यूनो का ना, और मैंने कहा बायो एनालिटिकल टेक्निक है तो कुछ ना कुछ बायो से रिलेटेड भी यूज़ हो रहा होगा। तो बायो से रिलेटेड यूज़ हो रहे हैं एंटीबॉडी और एंटीजन्स। ठीक है, एंटीबॉडी और एंटीजन जो है वो बायो रिकॉग्निशन एजेंट के तौर पे यूज़ होते हैं। तो इम्यूनो ऐसे एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग सोल्यूशन के अंदर एनालाइट्स की कंसनट्रेशन को मेजर करते हैं। किस चीज़ के थ्रू मेजर करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ एंटीबॉडी और एंटीजन। और एंटीबॉडी और एंटीजन जो है वो बेसिकली बायो रिकॉग्निशन एजेंट्स हैं हमारे। इंट्रोडक्शन अगर हम देखें, आपको पता है एंजाइम्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कैटेलाइज करते हैं, स्पीड अप करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को। अब एंजाइम्स जो हैं वो बेसिकली रिएक्ट करते हैं सूटेबल सबस्ट्रेट के साथ। हर एक सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, हर एक रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। ये रैंडम रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, स्पेसिफिसिटी होती है इसके अंदर, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो ये प्रोड्यूस करते हैं substrate to produce breakdown products that may be chromogenic, fluorogenic or luminescent. तो what is the difference between chromo, fluoro and luminescent compounds? chromogenic ऐसे compounds होते हैं या ऐसे pigments या आप इनको dye कह सकते हो जिनके पास कलर हो। ठीक है, क्रोमो है ना, तो क्रोमो ये पिगमेंट्स और डाइज होते हैं जो कलरफुल होते हैं। फ्लोरोजेनिक ऐसे कंपाउंड्स जो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, और लुमिनेसेंट को तो आपको पता ही है कि जिनमें ग्लो हो, जो एक लाइट जो है वो प्रोड्यूस कर सके, उनको हम कहते हैं लुमिनेसेंट। तो बेसिकली एंजाइम्स जो है सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो क्रोमोजेनिक हो, फ्लोरोजेनिक हो या फिर लुमिनेसेंट हो। सेंसिटिविटी कैन बी अचीव्ड विदाउट डिस्पोजल प्रॉब्लम्स और हेल्थ हैजर्ड्स ऑफ रेडिएशंस। इसका क्या मतलब है कि कोई कंपाउंड जितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा वो उतनी ज़्यादा इन्वायरमेंट के अंदर चेंज को डिटेक्ट कर सकता है। ऐसे ही है ना, कोई भी रिएक्शन के अंदर अगर कोई कंपाउंड जो है वो सेंसिटिव है, हीट सेंसिटिव है या कोई भी, तो उससे फ़ौरन पता चलता है कि यहाँ पर ये फैक्टर जो है वो ज़्यादा हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हीट सेंसिटिव और आप हीट बढ़ाना शुरू करो, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करो, तो वो कंपाउंड डिग्रेड होगा और रिएक्शन जो है स्टॉप हो जाएगा। उससे आपको फ़ौरन पता चलेगा कि यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर बढ़ गया या इस तरह का कुछ। तो सेंसिटिविटी का क्या मतलब है कि इन्वायरमेंटल चेंजेस को जल्दी अडॉप्ट करना, जल्दी उनके बारे में खबर देना या इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है, तो सेंसिटिव होते हैं ऐसे कंपाउंड होने का कि सेंसिटिविटी अचीव होती है, और ये बगैर डिस्पोजल प्रॉब्लम, आपको डिस्पोज नहीं करना पड़ रहा, कोई प्रोडक्ट बनेगा आपको उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करना पड़ रहा, कोई हेल्थ हैजर्ड रेडिएशन इसमें इमिट नहीं हो रही, कोई इस किस्म की लाइट नहीं है जो हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो। नेक्स्ट है बिकॉज वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम कैन जनरेट मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट। एक एंजाइम का एक मॉलिक्यूल बहुत सारे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। लिटिल रिएजेंट इन नेसेसरी टू प्रोड्यूस हाई सेंसिटिविटी। तो थोड़ा सा रिएजेंट भी काफ़ी होगा कि आप उससे हायर सेंसिटिविटी प्रोड्यूस कर सकें। ऐसे बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ एंजाइम कैन बी फाउंड इन सच डाइवर्स सेटिंग। अब देखें, ऐसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जब भी ऐसे का वर्ड आए आप माइंड में ले आओ कि ये टेक्निक की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि द टेक्निक्स बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ एंजाइम्स, यानी ऐसे रिएक्शन, ऐसी एनालिटिकल टेक्निक्स जिनके थ्रू आपने कंसनट्रेशन पता करनी है एनालाइट्स की, और वो बेस करी हो एंजाइम्स के यूज़ पे। तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर यूज़ हो रही है, डॉक्टर्स अपने ऑफिस में यूज़ करते हैं, होम टेस्टिंग के अंदर। तो बेसिकली ये टेस्टिफाई करने के लिए, जाहिर है जब आपने कंसनट्रेशन फाइंड आउट करनी है, आपने उसका टेस्ट ही करना है, किसी सैंपल का आपने टेस्ट करके पता लगाना है उसमें कितनी कंसनट्रेशन है। तो बेसिकली लैब्स के अंदर ये जैसे कोलेस्ट्रॉल की, यूरिक एसिड के जो चेक होते हैं, यूरिन टेस्ट वगैरह जो होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, उसमें वो बेसिकली एनालाइट की कंसनट्रेशन पता करते हैं। जैसे ब्लड के अंदर चेक करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो डिटेक्शन होती है। तो ये हमारे पास आप कह सकते हो ये एक बायो एनालिटिकल टेक्निक इसीलिए है क्योंकि इसमें हमारे बॉडी से रिलेटेड कुछ एनालाइट्स को डिस्कवर किया जाता है या फिर उनकी अमाउंट को, उनकी कंसनट्रेशन को फाइंड आउट किया जाता है। तो टिपिकल एंजाइम्स दैट हैव बीन यूज्ड एज लेबल्स इन कैलोरीमेट्रिक रिएक्शंस इंक्लूड। अब देखें, उन्होंने कहा है कि ऐसे एंजाइम्स जो हमारे पास कैलोरीमेट्रिक रिएक्शंस के अंदर यूज़ हो रहे हैं। कैलोरीमेट्रिक रिएक्शंस क्या होंगे? इनमें आप जितनी भी चीज़ों की बात करोगे ना, वो चीज़ें मोस्टली रिलेट करी होंगी कि आपने सोल्यूशन के अंदर कंसनट्रेशन ऑफ कंपाउंड को डिटरमिन करना है। तो बेसिकली जो कैलोरीमेट्रिक एनालिसिस है ये भी कंसनट्रेशन ऑफ कंपाउंड को किसी भी सोल्यूशन के अंदर डिटरमिन करने के लिए यूज़ होती है। लेकिन हम इसका नाम क्यों चेंज है कैलोरीमेट्रिक?
तो कॉलरीमेट्रिक क्यों यूज़ किया, क्योंकि इसमें हम लोग जो डिटरमाइन कर रहे हैं किसी भी कंपाउंड की कंसंट्रेशन को सोल्यूशन के अंदर, उसको हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ कलर्ड रीएजेंट। ठीक है, इसमें हम कलर्ड रीएजेंट डालते हैं जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि किस कौन कौन से कंसंट्रेशन हैं। हम इतना डीप नहीं जा रहे उसका कि क्या प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पर ये बात पता होना ज़रूरी है कि कॉलरीमेट्रिक रिएक्शंस के अंदर हम लोग डिटरमाइन करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपाउंड बाय द हेल्प ऑफ कलर रीएजेंट। तो इसके अंदर आपके पास आ सकती हैं हॉर्स रेडिश पेरोक्साइड्स, देखिए रेडिश, हॉर्स रेडिश peroxides, glucose 6-phosphate dehydrogenase, alkaline phosphatase and D-galactosidase। ठीक है, 1,4-alkaline phosphatase and horseradish peroxidase are mostly often used in such assay यानी कि are mostly used in such reactions, such analytical techniques that are used to determine the concentration of compound in a solution। तो बेसिकली ऐसे जहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, आप इतना लंबा कहो कि भाई ऐसा रिएक्शन जिसमें हम कंपाउंड्स की एनालिसिस करते हैं सोल्यूशन के अंदर कि कितनी कंसनट्रेशन में प्रेजेंट है, और तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है, तो उसको शॉर्ट करके उन्होंने एक वर्ड ऐसे निकाल दिया, और ऐसे का मतलब यही चीज़ है। तो जहाँ पर भी हम ऐसे यूज़ करेंगे इसका मतलब है कि वो वाला रिएक्शन जिसमें आप कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड को डिटरमिन कर रहे हो। उसके बाद है EIAs कैन बी अप्लाइड टू ऑल AGAB सिस्टम्स। तो बेसिकली EIA क्या है, एंजाइम इम्यूनो एसे, वही जिसको हम बात कर रहे हैं, इम्यूनो एसे की बात कर रहे हैं ना शुरू से, तो एंजाइम इम्यूनो एसे की शॉर्ट फॉर्म है EIAs। इनको हम अप्लाई कर सकते हैं एंटीजन एंटीबॉडी सिस्टम पे, AGAB यानी एंटीजन एंटीबॉडी सिस्टम के ऊपर हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको पता है कि एंटीजन्स क्या होते हैं और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। बाहर से आने वाले कंपाउंड्स एंटीजन्स, और बॉडी जो बनाती है वो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनके अगेंस्ट। ठीक है, तो हमने कहा कि इसके अंदर EIAs जो है वो अप्लाई हम कर सकते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी सिस्टम के ऊपर। क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। इसमें हमारे पास सीरम प्रोटीन्स हैं, हार्मोन्स हैं, ड्रग्स हैं, एंटीजन्स हैं और एंटीबॉडीज़ हैं जो कि पैथोजेंस के ख़िलाफ़ यूज़ की जाती हैं। ठीक हो गया, या बनती हैं। तो इसमें हमारे पास ये क्यों आया है, देखिए इसमें ना मोस्टली ह्यूमन रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे ड्रग्स इंसान यूज़ करते हैं, एंटीजन्स एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में होती हैं, एंटीजन्स जो है वो बाहर से जाते हैं, हार्मोन्स हमारी बॉडी के, सीरम प्रोटीन्स बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये सारा कुछ बायो रिलेटेड है। क्वांटिटेटिव इम्यूनोएसेज यूजिंग एंजाइम्स एज लेबल वर डेवलप्ड एज अल्टरनेटिव टू रेडियो आइसोटोप। अब उन्होंने कहा है कि जो क्वांटिटेटिव इम्यूनोएसेज है ना, जिनमें हम एंजाइम भी यूज़ कर रहे होते हैं, कि रेडियो आइसोटोप्स की जगह पर आया है ये मेथड। रेडियो आइसोटोप्स, अगर आप रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ करेंगे, आपको पता है कि रेडियो वेव्स उनके अंदर से इमर्ज हो रही होती है, तो कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। लेकिन इस मेथड का क्या फ़ायदा है कि इस मेथड के अंदर कोई ऐसी रेडिएशंस नहीं निकल रही जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल हो, ये हम पहले पढ़ आए हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड आर, अब उन्होंने कहा है कि ज़्यादातर कौन सी टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट्स ऐसे, ठीक है, ये टेक्निक यूज़ हो रही है। एंजाइम मल्टीप्लाइड इम्यूनो ऐसे टेक्निक ये यूज़ हो रही है, विच इज़ रजिस्टर्ड ट्रेड नेम ऑफ SYVACO। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ इम्यूनो ऐसे। एडवांटेजेस क्या हैं कि लेबल्स जो हैं वो चीप होते हैं और प्लेंटीफुल होते हैं, ज़्यादा सारी तादाद में, सस्ते भी हैं। लेबल्स हैव लॉन्ग शेल्फ लाइफ जो है उनकी ज़्यादा होती है। इजीली अडेप्टेबल होते हैं, ऑटोमेशन इजीली अडेप्टेड टू ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक भी चल सकता है, अडेप्ट हो जाते हैं जल्दी से। रिएक्शन मेड यूजिंग इनएक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स को इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, सेंसिटिव भी होते हैं, ये वेरी सेंसिटिव होते हैं, और ये एक फ़ायदा है। इनका सेंसिटिव होना नुकसान नहीं है, बल्कि ये फ़ायदा है इन अ सेंस कि ये सेंसिटिव होंगे तभी तो ये डिटेक्ट कर सकेंगे छोटे से छोटा चेंज भी बॉडी में। नो हेल्थ हैज़र्ड एसोसिएटेड विद रिएजेंट्स, तो इसमें जो रिएजेंट्स हम यूज़ करते हैं उसके साथ कोई हेल्थ हैज़र्ड चीज़ नहीं है, कोई हेल्थ हैज़र्डस कंपाउंड नहीं है। कैन बी यूज़ फॉर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रोसीजर, तो ये बहुत प्रोसीजर्स के लिए यूज़ हो सकता है कि आपने अगर क्वांटिटी में मेजर करनी है तब भी, अगर आपने उसकी क्वालिटी देखनी है तब भी। ठीक है, यानी कि अगर आपने देखना है कि क्वालिटी से मुराद है कि कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट है, कौन से एनालाइट्स प्रेजेंट है, तो भी पता लग सकता है, और उन एनालाइट्स की कंसंट्रेशन, उनकी अमाउंट भी पता लग सकती है। तो इसीलिए हमने कहा कि क्वालिटेटिव भी पता लग सकती है और क्वांटिटेटिव प्रोसीजर्स दोनों के लिए यूज़ होता है। अब डिसएडवांटेज क्या है एंजाइम इम्यूनो ऐसे का, यानी EIAs का डिसएडवांटेज ये है कि कुछ सैम्पल्स ऐसे होते हैं जिनमें नेचुरल इनहिबिटर्स होते हैं। नेचुरल इनहिबिटर्स जो हैं वो रिएक्शन को रोक देते हैं। साइज ऑफ एंजाइम लेबल लिमिटिंग फैक्टर इन डिज़ाइनिंग सम ऐसे, अब उन्होंने कहा कि एंजाइम का साइज़, ठीक है, साइज ऑफ एंजाइम लेबल लिमिटिंग फैक्टर इन डिज़ाइनिंग सम ऐसे, कुछ टेक्निक्स के अंदर जो एंजाइम का साइज़ है उसका लिमिटिंग फैक्टर होता है कोई ना कोई, उसकी वजह से भी इश्यूज़ आ सकते हैं। नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन बाइंडिंग में अगर, तो ऐसा हो सकता है कि हमने कहा ना कि स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं, तो हो सकता है कि कहीं पर नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ बाइंडिंग हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास एंजाइम रिएक्शंस वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, तो ये हम पहले कह चुके हैं, ये इसका एडवांटेज भी है, लेकिन एडवांटेज है सेंसिटिविटी। यहाँ पर एंजाइम रिएक्शन जो है वो सेंसिटिव है टेम्परेचर के, क्योंकि टेम्परेचर में थोड़ा सा भी चेंज आया तो एंजाइम वर्क नहीं करेगा ठीक से, तो इसका डिसएडवांटेज है।
उसके बाद हमारे पास है फ्लोरेसेंट EIAs आर आइडेंटिकल टू अदर EIAs। अब हम फ्लोरेसेंट, बेसिकली हमारा ये टॉपिक यहीं से शुरू हो रहा है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट था। फ्लोरेसेंट EIAs जो है वो आइडेंटिकल होते हैं दूसरे EIAs से, सिर्फ फ़र्क क्या है कि उनमें हम लोग नॉर्मल सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं EIAs में, सादे में, और फ्लोरेसेंट EIAs में हम फ्लोरेसेंट सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्लोरेसेंट सबस्ट्रेट ऐसा सबस्ट्रेट जो कि एक्साइटेड स्टेट पर जब जाए उसके इलेक्ट्रॉन्स, तो वो वापसी पर जो है वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करें, यानी कि लाइट आए उनके उसमें से और वो अपनी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ना करें। इन द फ्लोरेसेंट EIA अ फ्लोरोफोर इज जनरेटेड बाय एन एंजाइम रिएक्शन। जब एंजाइम रिएक्ट करता है ना तो उसके नतीजे में एक फ्लोरोफोर जनरेट होता है। फ्लोरोफोर का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इजीली एग्जांपल दूँ कि A+B जो है वो C बना रहा है, और जो C है बेसिकली वो एक ऐसा कंपाउंड है कि जब वो ग्राउंड स्टेट पर आएगा, जब वो स्टेबल स्टेट पर आएगा, तो वो लाइट को इवॉल्व करेगा, लाइट को इमिट करेगा। ठीक है, तो जो इमिट होगी तो उस कंपाउंड को, उस C वाले कंपाउंड को, जो जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आएगा तो लाइट इमर्ज करेगा, उसको हम कहते हैं ये फ्लोरोफोर है, क्योंकि ये फ्लोरेसेंस का फिनोमिना परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, फॉलोइंग एक्साइटेशन ऑफ द फ्लोरोफोर एट इट्स ऑप्टिमल लाइट एक्साइटेशन वेवलेंथ, लाइट एट अ करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ इज इमिटेड। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि क्या होगा कि एक्साइटेशन हुई ना फ्लोरोफोर की एट इट्स ऑप्टिमल लाइट एक्साइटेशन वेवलेंथ, जितनी उसकी एक्साइटेशनल वेवलेंथ होनी थी ऑप्टिमल लाइट में उतनी हो गई। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब वो वापस आएगा, जब वो कंपाउंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आएगा, तो लाइट इमिट होगी करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ की ही। ठीक है, उतनी ही वेवलेंथ की। ये लेकिन ना एक थोड़ा सा आइडियल मैकेनिज्म हो जाता है कि उतनी ही, जितनी जाते हुए उसने इमिट की, एब्जॉर्ब की थी, उतनी वो इमिट करेगा। लेकिन कभी कभी नहीं, मतलब नेचुरल फिनोमेना में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन की वजह से एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से वेवलेंथ में भी चेंज आ जाता है। Instruments such as fluorometer require both a supplier of the excitation light source and a photomultiplier tube। अब उन्होंने कहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट है ना फ्लोरोमीटर के अंदर जो हमें चाहिए, उसमें एक्साइटेशन करने के लिए लाइट सोर्स भी चाहिए। ठीक है, लाइट सोर्स का सप्लायर भी चाहिए, और फिर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब भी चाहिए, जब इमिशन हो रही हो तो उसको डिटेक्ट करे। बेसिकली ये पूरे फिनोमेना के लिए, एक्साइटेशन के लिए भी और इमिशन के लिए भी, एक्साइट करते हुए उसको सोर्स चाहिए जो उसको लाइट प्रोवाइड करे। ठीक है, और जब डी एक्साइट हो रहा हो, यानी कि जब वो वापस ग्राउंड स्टेट पर आ रहा हो, तो उसकी जो इमिशन होगी उसको डिटेक्ट करने के लिए एक डिटेक्टर चाहिए, जिसको हम लोग फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब चाहिए। क्लोज अटेंशन शुड बी पेड टू द सिलेक्शन ऑफ सबस्ट्रेट फॉर EIAs टू अवॉइड इंटरफेयरिंग फैक्टर्स। अब उन्होंने कहा कि खासी आपको तवज्जो देनी पड़ती है जब आप सबस्ट्रेट को सिलेक्ट कर रहे हैं, EIAs के लिए जो सबस्ट्रेट को सिलेक्ट करते हैं, ताकि कोई इंटरफेयरिंग फैक्टर ना हो, कोई ऐसा फैक्टर ना हो उन सबस्ट्रेट के अंदर जो कि इंटरफेयर करना शुरू कर दें। देखिए, जब भी हम लोग सॉल्वेंट वगैरह की या किसी चीज़ की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि ऐसा सॉल्वेंट ऐसा हो जो इनर्ट हो, जो सॉल्यूट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज ना करे। तो इसी तरह से जब हम लोग बात करते हैं EIAs की, तो हम कहते हैं कि ऐसा सबस्ट्रेट हो जो जिसमें कोई इंटरफेयरिंग फैक्टर ना हो, जिसका खुद का ही रिएक्शन ना होना शुरू हो जाए, यानी वो अपनी चीज़ें ना बीच में ले आए। Compared with calorimetric EIAs, fluorescent assays generate a signal intensity that is at least one order of magnitude greater। अब उन्होंने कहा अगर हम कैलोरीमेट्रिक EIAs से कंपेयर करें फ्लोरेसेंट एसे को, यानी फ्लोरेसेंट EIAs को, तो बेसिकली अगर हम डिफरेंस देखें सिग्नल इंटेंसिटी का, तो कैलोरीमेट्रिक EIAs जो है उनका एक नंबर तो कम होगा ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कैलोरीमेट्रिक की वैल्यू आई है 5, तो फ्लोरेसेंट एसे की कम से कम एक मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, यानी 6 आएगी वैल्यू। या अगर फ्लोरेसेंट की 10 आई है तो कैलोरीमेट्रिक की कम से कम एक कम आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास ये सारा प्रोसेस होता किस तरह से। हम लोग मोस्टली जो है वो माइक्रो टाइटर प्लेट यूज़ करते हैं, माइक्रो टीटर प्लेट भी कहते हैं उसको। माइक्रो टीटर प्लेट यूज़ करते हैं, उसका एक जो वेल है, एक जो उसका वेल है वो आपको दिखाया गया है। इसको आप यूँ समझ सकते हैं जैसे आप लोगों ने अगर टेस्ट ट्यूब वाला एक रैक देखा हो जिसमें टेस्ट ट्यूब्स पड़ी होती हैं, तो वो का मतलब एक डब्बा टाइप होता है, उसके अंदर होल्स बने होते हैं, उसमें टेस्ट ट्यूब्स पड़ी होती हैं। आप अपने माइंड में उसको ले आएँ, वो जो है वो माइक्रो टाइटर प्लेट से मिलती जुलती है। अब उसमें से एक टेस्ट ट्यूब या एक वेल हम उसको कहते हैं, एक वेल का आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया, ये जो बना हुआ ये सारा एक वेल है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है कि भाई रिएक्शन हुआ कैसे, क्योंकि यहाँ पर उसकी बेसिक एक पिक्चर लगा दी गई है। अब होता कैसे है? होता इस तरह से है कि आपके पास जो है वो इस वेल में सराउंड किया होता है एंटीबॉडी की कोटिंग ने। ठीक है, एंटीबॉडीज़ की एक कोटिंग लगा दी होती है आपने वेल के अंदर सारी जगह पर। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये वी शेप, ये क्या हो सकता है, वाई शेप जो नज़र आ रहा है, बेसिकली ये एंटीबॉडी है। अब एंटीबॉडी की एक कोटिंग लगा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट में आपने क्या करना है कि एंटीबॉडी की कोटिंग आपने लगाने के बाद उसके अंदर सीरम ऐड करना है। सीरम क्या है? ये जो आपको पूरा नज़र आ रहा है, ये ऐड हुआ हुआ, ये जो ऑरेंजिश क्या शेड है, पीचिश सा शेड है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली यहाँ पर सीरम भर दिया गया है।
ठीक है, एंटीबॉडी की कोटिंग लगाई, उसके बाद आपने उसके अंदर सीरम ऐड किया। सीरम क्या है, वो रेस्पिरेटरी सिक्रीशन भी हो सकती है, वो यूरिन भी हो सकता है, वो कोई सीरम भी हो सकता है, वो कोई ऐसी चीज़ जो बॉडी प्रोड्यूस करी है जिसके थ्रू आपने चेक करना है किसी एंटीबॉडी या एंटीजेंस को, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि सीरम आपने ऐड कर दिया, एंटीबॉडीज़ जो लगी हुई हैं वो बाइंड करेंगी अपने एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट के साथ, जिस एंटीजन के साथ उनकी बनती होगी, जो आगे यहाँ पर फिट हो सकता है उसके साथ बाइंड करेंगे। ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे ही आपने सीरम ऐड किया, उस सीरम के अंदर कोई ना कोई एंटीजन्स ऐसी आई जो एंटीबॉडी के साथ अटैच हो सकती हैं। सपोज़ करें कि हम कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल चेक कर रहे हैं किसी की बॉडी के अंदर, तो कोलेस्ट्रॉल में आपने सीरम ऐड कर दिया। अब क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल, समझे यहाँ पे आपने जो रिसेप्टर्स लगाए हैं, जो एंटीबॉडीज़ लगाई हैं, वो कोलेस्ट्रॉल रिसेप्टर्स हैं। अब क्या होगा, जैसे ही कि आपने वो डाला सीरम, जो भी चीज़ थी वो सीरम डाला बॉडी का, और उसके अंदर अब आप चेक कर रहे हैं, किस तरह से चेक करेंगे कि जो आपने डाला है सीरम, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल अगर होगा तो जाहिर है वो आके अटैच होगा उस एंटीबॉडी के साथ, उस कि इसको ये समझते हैं एंजाइम लॉक एंड की मॉडल टाइप समझ लें कि जो उसके पास सबस्ट्रेट होगा उसने तो आके अटैच होना है, तो उसके अंदर से कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आके अटैच होना शुरू हो जाएंगे। सही है, अब समझे अटैच हो गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने एंड में ये करना है कि जब वो अटैच हो गया, आपने थोड़ी सी देर उसको छोड़ा और अब आपने उसको वॉश आउट कर दिया, सीरम को निकाल दिया उसमें से, जो सीरम आपने ऐड किया था। ठीक है, अब जब सीरम निकल गया तो जो एंटीबॉडीज़ के साथ एंटीजेंस लगे थे वो तो वहीं रह गए, वॉल्स के साथ चिपके रह गए। अब आपने सेकंड में क्या करना है कि आपने दोबारा से वो सीरम ऐड करना है। दोबारा से जब आप नया सीरम ऐड करेंगे तो उसके अंदर ज़ाहिर है कुछ और एंटीबॉडीज़ होंगी, कुछ और एंटीजेंस होंगे, तो ये जो आपको एक वाई शेप नज़र आ रही है और एक उसके साथ ग्रीन वाली शेप नज़र आ रही है, दो शेप्स है ना, ये दोनों इकट्ठे नहीं होंगे प्रोसेसेस, ये दोनों अलग-अलग होंगे। एक बार जो है वो वाई वाली शेप के साथ आके, जो सीरम आपने ऐड किया उसके अंदर जो चीज़ें थी वो वाई वाली शेप के साथ आके लग गई, और दूसरी बार जो है वो दूसरी एंटीबॉडी के साथ दूसरा एंटीजन आके अटैच होना शुरू हो गया। इसकी अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो उसमें क्या होता है, ये जो आपने लगाया ना वाई शेप के ऊपर जो आके कंपाउंड अटैच हुआ है, जो एंटीजन अटैच हुआ है, इस एंटीजन के ऊपर ही एक ऐसा कंपाउंड होता है अगले वाले सीरम के अंदर, वो इसके ऊपर ही आके अटैच होता है। लेकिन यहाँ पर खैर अलग-अलग से दो दिखाए हैं तो हम दो को देख लेते हैं कि अब जब आपने दूसरी बार दोबारा उसके अंदर सीरम डाला तो वो जो है वो जो उसकी तरह सूटेबल था वो उस तरफ आके अटैच हो गया। सही है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि एंटीबॉडीज़ जो कॉन्जुगेटेड कोवेलेंटली टू एंजाइम इंडिकेटेड बाय येलो, जो आपको ये नज़र आ रही है, ये क्या होगा कि एंटीबॉडीज़ जो है वो कोवेलेंटली अटैच हो गई यहाँ आगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने दोबारा से वो जो सारा सीरम ऐड किया था, जो सारा वो लिक्विड था, आपने उसको रिमूव कर दिया। अब आखिरी स्टेप क्या है कि आपने कलरजेनिक एंजाइम डालना है। कलरजेनिक एंजाइम डालने का क्या फ़ायदा होगा, उससे कलर अपीयर होगा। सबस्ट्रेट जब आप ऐड करेंगे, उसके साथ ऐड करेंगे तो इंटरेक्शन होगी सबस्ट्रेट की और एंजाइम की, और कलर जो है वो विजिबल होना शुरू हो जाएगा सोल्यूशन के अंदर। पहले विजिबल नहीं हो रहा था, आपको नहीं पता लग रहा था कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपने बस सीरम डाला, उसको निकाला, फिर सीरम डाला, उसको निकाला। अब तीसरी बार जब आप कलर डालेंगे, कलरजेनिक एंजाइम डालेंगे उसके अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन होगा। एंड में जो है वो डेवलपमेंट ऑफ कलर होगी, जो कि बताएगी कि सैंपल के अंदर सेकंड एंटीबॉडी जो है वो बाइंड हुई है एंटीजन टारगेट के साथ, और इसी वजह से जो सीरम का कलर था वो चेंज हो गया। तो बेसिकली अगर आप कोलेस्ट्रॉल का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, उसका टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या चीज़ मिलेगी कि कोलेस्ट्रॉल, आपको पता चल जाएगा कोलेस्ट्रॉल का लेवल है बॉडी में कितना है, क्या उसकी कंसनट्रेशन है। सोल्यूशन के अंदर एनालाइट थे ना, उससे पता चल जाएगा आपको। तो ये इस तरह से एक मैकेनिज्म है। फ्लोरोफोर आपको नज़र आ रहा है। फ्लोरोफोर जो है, जब हम कलरजेनिक एंजाइम यानी कलरीमीटर की बात करेंगे तो हम लोग जो है वो ये कलरजेनिक एंजाइम ऐड करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग फ्लोरोफोर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर फ्लोरोफोर है, डिटेक्टर एंटीबॉडी है, एंटीजन्स हैं, कैप्चर एंटीबॉडी ने कैप्चर करना है एंटीजन को, ठीक है, और डिटेक्टर एंटीबॉडी ने डिटेक्ट करना है। उसके बाद जो बायोटिन और जो आपके पास है, बायोटिन है और एविडिन है, तो ये बेसिकली यहाँ पर कंपाउंड्स है जो नीचे जिनकी कोटिंग हुई है, और नीचे जो है वो ग्लास स्लाइड है बेसिकली। तो ये इस तरह से होता है। अब है केमिलुमिनेसेंट एंजाइम इम्यूनोएस्से। अब केमिलुमिनेसेंट बड़ा आसान है, अगर आपने पीछे वाली समझ आ गई तो इसमें कुछ भी नहीं है। केमिलुमिनेसेंट एंजाइम इम्यूनोएस्से के अंदर हम लोग केमिलुमिनेसेंट सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं। बेसिकली ये सारे एंजाइम एसेज जो हैं, EIAs जो हैं, ये डिफरेंस किस बेस पे है कि जिसमें आपने फ्लोरेसेंस यूज़ की, वो उसके साथ आपने फ्लोरेसेंस का नाम लगा दिया, जिसमें आपने जो है वो फ्लोरोफोर यूज़ किया है, उसके साथ फ्लोरेसेंस का नाम, जिसके साथ आपने केमिकल्स यूज़ किए या केमिलुमिनेसेंट सबस्ट्रेट यूज़ किया, उसमें आपने जो है वो केमिलुमिनेसेंट एंजाइम इम्यूनोएस्से का नाम दे दिया। इसी तरह से कलर वाले भी इस तरह से था। तो हम फ़र्क कुछ भी नहीं ख़ास, सिर्फ सबस्ट्रेट का फ़र्क है कि सबस्ट्रेट आपने कौन सा ऐड करना है, फिर है कि इस वेरियस एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा। उसके बाद केमिलुमिनेसेंट एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो हैं उनमें लाइट जनरेट होती है।
लुमिनेसेंट है ना, लाइट जनरेट होगी सिमिलर टू बायोलुमिनेसेंस। जिस तरह से हमने बायो में बात की उस तरह से इसमें भी बात करेंगे। इसमें क्या है कि नेचुरल सबस्ट्रेट यूज़ होता है, जैसे लूसीफेरिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको याद करने का तरीका है लूसीफेरिन ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ना ATP, तो लूसीफेरिन ATP। फिर सेकेंड है हमारे पास द एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ लुमिनोल। जी, एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है लुमिनोल एनालॉग्स का, उसको हम लोग यूज़ करें फॉर ClEIAs, ठीक है। उसके बाद है कि यूज़ ऑफ परऑक्सीडेज विद H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड एक कॉमन मेथड है जिसमें इंटरचेंजेबल हो जाता है अल्टरनेटिव कपलिंग एंजाइम प्रोड्यूस H2O2 के साथ, जैसे कि ग्लाइकोज ऑक्सीडेज और यूरिकेस है। तो ये बेसिकली इतना कोई इसमें वो नहीं है। आगे है कैमिलोमिनेसेंट सिग्नल जो है जिसमें मैक्सिमम वेवलेंथ 477 आ रही होती है, उसको आप डिटेक्ट कर सकते हो कुछ मिनट से कुछ घंटों तक आप इसको जो है वो डिटेक्ट कर सकते हो, यानी कि पता चल जाएगी वैल्यू डिपेंडिंग ऑन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना टाइम लेगा, जितनी कम कंसंट्रेशन होगी उतना कम टाइम लेगा। द अल्कलीन फॉस्फेट विद एडेमेंटाइल 1,2 डाईऑक्सीटेन फॉस्फेट AMPPD ऐसे सिस्टम हैज़ अ सेंसिटिविटी ऑफ लेस देन 10 to 20 माइक्रोमोल, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद है ClEIAs कैन बी परफॉर्म ऑन अ फुली ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट। दिस नोवल सबस्ट्रेट मेड इट पॉसिबल टू डेवलप एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव कैमिलोमिनेसेंट एंजाइम इम्यूनोएसिस सिस्टम। तो उन्होंने कहा आप लोग इसको फुली ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो, खुद ही से भी हो सकता है रिएक्शन। ये जो सबस्ट्रेट है उसने इस बात को पॉसिबल किया है कि हम लोग जो है वो इंतहाई सेंसिटिव कैमिलोमिनेसेंट ऐसे रिएक्शन करवा सकें, यानी कि सेंसिटिविटी इसमें खासी होती है। अब अगर आप ये वाला रिएक्शन देखें, इसमें जो वाई है बेसिकली वो उस तरह से यूज़ हो रहा है जैसे वाई हम लोग पहले कहते थे एंटीबॉडी है, और ये जो हमारे पास रेड कलर में स्पॉट्स हैं ये सैम्पल है T4 का, और ये जो हमारे पास पिंक और पर्पल कलर है ये HRP लेबल T4 एनालॉग्स हैं, लेबल T4 एनालॉग्स हैं, ठीक है। अब करना क्या है, ये आपके पास जो है वो एंटीबॉडीज़ हैं, इनके साथ आके जब अटैचमेंट होगी तो आपने क्या करना है, एंड में जो बना है सबस्ट्रेट को वॉश करना है। जब आप सबस्ट्रेट को वॉश करेंगे लाइट इमर्ज होगी, लाइट डिटेक्ट होगी, और एंड में आपको क्या मिला है, जो सबस्ट्रेट आपने वॉश किया है ये नज़र आ रहा है आपको डिटेक्शन में, ये जो रेड स्पॉट्स थे वो ख़त्म हो गए, जो सैम्पल था T4 का वो ख़त्म हो गया, और HRP लेबल T4 एनालॉग्स जो है वो आपके पास एंड में आए हैं। सो दिस वॉज द होल लेक्चर, होप्स आपको समझ आई होगी। थैंक यू।